नमस्ते विद्यार्थियों। जो हमने व्याकरण का कल हमने व्याकरण का पोर्शन जो हमने व्याकरण का जो खंड शुरू किया था, उसी के क्रम में हमने भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ण विचार पढ़ने जाएंगे। ये देखिए विद्यार्थियों, ये जो कक्षाएं हैं ये 6th, 7th और 8th सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है। किसी भी व्याकरण को समझने के लिए जो बुनियादी पॉइंट, जो बुनियादी बिंदु होता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो वर्ण विचार होता है। वर्ण विचार पढ़ते हैं, वर्णों के समूह के बारे में जानते हैं। वर्ण क्या है, ध्वनियाँ क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है ना। इन सब को जानने के बाद ही हम किसी भी व्याकरण में हम प्रवेश कर पाते हैं ना। व्याकरण को समझने लायक समझने लायक जो बुनियादी जो चीजें होती है, उसको उस बुनियादी चीजों का जो आधार है, वो आधार ये वर्ण विचार, शब्द विचार से शुरू होता है। तो विद्यार्थी, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक वर्ण विचार। देखिए विद्यार्थियों, आप सब देखिए, वर्ण विचार। वर्ण विचार आज का हमारा क्या है? आज का हमारा वर्ण विचार, ये आज हमारा व्याकरण का जो भाग है, इस भाग के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, वर्ण विचार के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि जो वर्ण विचार है आप लोगों का, ये वर्ण विचार है। इस वर्ण विचार के हम थोड़ा क्या करते हैं, इस वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। वर्ण विचार की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। क्या वर्ण की परिभाषा? किसकी परिभाषा विद्यार्थियों? किसकी परिभाषा? वर्ण की परिभाषा। तो विद्यार्थियों, वर्ण की परिभाषा क्या होगी? पता है किसी को वर्ण की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी वर्ण की परिभाषा? देखिए विद्यार्थियों, वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी भाषा का लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई है। क्या है बोलिए? वर्ण भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बोले विद्यार्थियों, वर्ण। तो हम इसको इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, इन्हें क्या कहेंगे विद्यार्थियों? वर्ण। तो आप परिभाषा में ये लिखें, आप सभी लोग ये लिखें कि वह छोटी से छोटी ध्वनियां, है ना। वह छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। ठीक है विद्यार्थियों, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे वर्ण। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्ण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए वह छोटी से छोटी ध्वनि कौन सी? जब हम बोल रहे तो ध्वनि तो है ना। जब हम किसी वर्ण को बोलेंगे तो वर्ण तो क्या है? जब हम लिखेंगे तब वो वर्ण होगा, तब हम बोलेंगे जब वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक क्या ना किए जा सके, टुकड़े ना किए जा सके, उसे क्या कहेंगे हम? बोलिए, क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। बोलिए मेरे साथ, क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे।
बिल्कुल सही बात है ना। देखिए कैसे, जैसे मैं बताऊं आपको, है ना। देखिए, बोले सर हमें उदाहरण बताइए। देखिए जैसे, जैसे आप लोग देखिए, जैसे जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा कविता, ठीक है, मैंने लिखा कविता। ये क्या है, ये क्या है, वर्णों का एक सार्थक समूह है। वो वर्णों का सार्थक समूह मिलकर क्या बना है, शब्द बना है। और ये एक सार्थक शब्द है, क्योंकि सार्थक वर्ण मिलकर ही सार्थक शब्द बनाएंगे। और सार्थक शब्द बना, जब सार्थक शब्द बनेगा तभी हमें उस शब्द के अर्थ समझ में आएगा। जैसे कविता किसी लड़की का नाम है। तो देखिए इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप सभी लोग देखिए कि कविता है। इस कविता को आप देखिए, इस कविता में हम वर्ण निकालेंगे, है ना। देखिए क है, तो ये जो क है, इस के को ऐसे करेंगे। मैं शब्दों की विच्छेद भी यहाँ बता रहा हूँ साथ साथ में, है ना। शब्द को विच्छेद करना भी बता रहा हूँ, है ना। एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को किस तरीके से अलग करेंगे। तो ये जो क है ना, इसके है, इसके को हलंत करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, हलंत करेंगे। तो इसमें से धन अ निकल जाएगा, क्या, भा निकल जाएगा। फिर इसका काम खत्म हो गया। फिर धन क्या निकल जाएगा, क्या है ये, क्या है ये, वह है। तो पहले ये आधा व आ जाएगा, हलन कर देंगे, वह आधा हो जाएगा। फिर इसमें ई की मात्रा है, तो ई हो जाएगी छोटी ई की मात्रा, ठीक है। फिर धन लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये आप जो प्लस बोलते हैं ना, ये प्लस नहीं होता। हिंदी में हमेशा इस प्लस के चिन्ह को क्या कहा जाता है, धन, धन का चिन्ह कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, ई, इसके बाद में त है, तो ते को हमने फिर क्या करेंगे, बोलिए, हलंत करेंगे। और फिर आगे, इसके आगे क्या है, ये आ है, ता, यानी कि आ, फिर ये आ हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। ये कितनी ध्वनियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां हो गई। कितनी ध्वनियां हो गई, बोलिए विद्यार्थियों, 6 ध्वनियां। कितनी ध्वनियां हो गई विद्यार्थियों, 6 ध्वनि हो गई, 6 ध्वनियां हो गई। कितनी ध्वनियां हो गई, 6। अब मुझे आप लोग बताइए विद्यार्थियों कि ये सब वर्ण है कि नहीं है, बोलिए, वर्ण है ना। क्यों, बोले सर कैसे है ये वर्ण। देखिए मैंने क्या लिखा, वे छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाएंगे, वर्ण। तो अब एक चीज बताइए, ये छोटी से छोटी यही है, इससे छोटा और कुछ हो सकता है क्या। के में जब आपने हलंत लगा दिया तो सबसे छोटा क हो गया हो। अब इसके और अधिक टुकड़े इस क के नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया, वर्ण। स्वर क्या है, इस स्वर के, इस जो अ है, इस अ के आप टुकड़े कर सकते हो क्या विद्यार्थी। ये ए नहीं है, अ है, अ बोलिए, अ, हाँ, हमारा उच्चारण ही सही नहीं होता, ए बोलते, ए क्या होता है, अ होता है, बोलिए अ, है ना, अ होता है। तो ये अ है ना। इसके और अधिक टुकड़े कर सकते हो क्या आप, बोले नहीं सर और अधिक तो नहीं कर सकते, तो ये वर्ण है। इस वे के और अधिक टुकड़े कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है, वर्ण है। ये भी वर्ण है, इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते, ये भी सारे क्या है, ये सबसे छोटे क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए, आप समझ गए होंगे, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी और ये भी वर्ण है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्या देखते हैं हम, कि जो वर्ण है जो वर्ण है, इन वर्णों को सामान्य रूप में 3 भागों में विभक्त किया जाता है बच्चों। कितने भागों में, बोलिए, कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए कैसे, ये जो वर्ण है, वर्णों की कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों, के सामान्य, ये सामान्यतः कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों, 3 भेद। समझ रहे आप लोग, वर्णों के सामान्यतः कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों, बोलिए, 3 भेद। अब मैं आपको बताऊंगा 3 कौन कौन से होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। देखिए विद्यार्थियों 3 कौन कौन से होते हैं, आप देखिए, है ना। पहला जो भेद होगा, यहाँ पे देखिए आप,
पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पहला हो जाएगा स्वर। बोलिए स्वर क्या है? स्वर भी तो वर्ण ही है। स्वर क्या है? वर्ण। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा? बोलिए विद्यार्थियों, हो जाएगा व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। इसके बाद में क्या हो जाएगा? बोलिए, इसके बाद में हो जाएगा आपके अयोग वाह। अयोग वाह वर्ण। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गए। ठीक है, अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, स्वर। ठीक है, स्वर एक क्या है? स्वर, सभी स्वर क्या है? बोलिए वर्ण है। सभी स्वर क्या है? बोलिए वर्ण है। अब हम स्वर की बात करते हैं। स्वर, स्वर कितने होते हैं विद्यार्थियों? स्वर कितने होते हैं? बोलिए, आप सभी को पता है स्वर कितने होते हैं? 11। हाँ सही, कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? बोलिए विद्यार्थियों, 11 हैं। कितने स्वर होते हैं? बोलिए 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 है ना। और कितने व्यंजन होते हैं? बोलिए 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और ये अयोग्यवाह, 2 अयोग्यवाह होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं, स्वरों की बात कर लेते हैं हम। तो आप लोग सभी देखिए, स्वरों की बात हम करते हैं। किसकी? स्वर। किसकी बात कर लेते हैं हम? स्वर की बात कर लेते हैं। देखिए स्वर, स्वर की जब हम बात कर रहे हैं तो स्वर की परिभाषा से ही स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थी देखिए, स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में, देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य, बोलिए मेरे साथ, अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, है ना, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसे स्वर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बोलिए, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। स्वर की एक परिभाषा ये भी हो जाएगी विद्यार्थियों, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। स्वर की एक परिभाषा ये भी हो जाएगी कि जब उच्चारण के जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करे तो किसी भी वर्ण के उच्चारण पर श्वास वायु मुख से बिना किसी बाधा के क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाए, उसे क्या कहेंगे? स्वर। क्या कहेंगे? स्वर। जैसे मैंने बोला अ, आ, ई, उ, ऊ, ई, है ना, री, ए, आई, ओ, औ, है ना। तो बिना किसी बाधा के बाहर निकल रही है ना, कि अटक नहीं रही है बीच में कहीं पे, एकदम से एक सांस में बाहर निकल रही है। ठीक है, और इनको बोलने में किसी की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे बताइए, मैंने लिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला अ, इसको बोलने में लिखने में किसी दूसरे वर्ण की, इस वर्ण को लिखने और बोलने में किसी को दूसरे वर्ण की आवश्यकता है क्या? बताइए, नहीं ना। जैसे बोले सर मैंने बोला क, तो आप देखिए इसी क में ये एक क भी है और ये अ भी है। बिना अ के ये क नहीं बोला जाएगा, ना लिखा जाएगा। बोले हाँ, है ना। तो इसमें ए भी है ना, तो इसको तो किसी की आवश्यकता नहीं है, ना आ को है, ना ई को है, ना ई को है ना, इसको है। तो वैसे ही है। अब देखिए आप लोग, स्वर हो गए। स्वरों की हम बात करें तो जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11।
कितनी संख्या होती है विद्यार्थियों? स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी संख्या होती है स्वरों की? 11 लिख लेते हैं हम एक बार। 11 स्वरों की संख्या लिख लेते हैं। देखिए देखिए सब देखिए। ए, बोलिए मेरे साथ, ए नहीं, बोलिए आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखिए गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। बोले सर 2 कहाँ गए? वो 2 स्वर नहीं होते। यही तो है, हम आज दिन तक क्या 13 लिखते हैं और बोलते स्वर 11 होते हैं, है ना। वो बाकी के सब 2 आते अंग, वो कहाँ गया? तो बेटा वो स्वर नहीं होते, वो क्या होते बोलिए? अयोगवाह होते हैं। हम उनकी बात करेंगे। जो आपके ये होते हैं ना, ये ठीक है, ये जो आपके होते हैं तो ये अयोगवाह होते हैं, ना कि स्वर होते हैं, है ना। ना तो ये स्वर होते हैं, ना ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। देखिए इसको कैसे बोलते हैं? उच्चारण पे ध्यान दीजिए आप। बोलिए मेरे साथ, आ, छोटी बड़ी ऐसे नहीं बोलते, है ना। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। चलिए आगे देखिए विद्यार्थियों। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम विद्यार्थियों इसके बाद में बच्चों, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या बोलिए, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। देखिए आप लोग व्यंजन देखिए, व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन से पहले क्या करते हैं? ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं व्यंजन पढ़ने से पहले, है ना। स्वर के बारे में और थोड़ा सा रह गया, वो देख लीजिए आप लोग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जो स्वर है ना, जो स्वर है, इसके जो भेद होते हैं ना विद्यार्थियों, स्वर के ये 3 भेद होते हैं। पहला भेद जो होता है वो आपके होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर बोलिए? ह्रस्व स्वर। इसके बाद में दूसरा जो होता है विद्यार्थियों, वह होता है कौन सा स्वर बोलिए? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर बोलिए? दीर्घ स्वर। ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जब हम इसी में ये 2 स्वर होते हैं विद्यार्थी, कितने स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, इसी के साथ हम एक और ले लेंगे यहाँ पे, अयोगवाह को भी यहीं पे ले लेंगे हम। ठीक है, हम अयोगवाह को भी यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम अयोगवाह को भी अलग से यहीं पे पढ़ लेंगे, फिर हमारा व्यंजन बाकी रहेगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, ठीक है, देखिए पहले हम ह्रस्व स्वर की बात कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर, कौन से स्वर की? ह्रस्व स्वर की। देखिए विद्यार्थी, 2 स्वर होते हैं। एक प्लूत भी होता है पर वो हमारे इतने काम नहीं आता है ना।
ह्रस्व स्वर हिंदी में इतना कोई काम नहीं आता। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में ही, दीर्घ स्वर ही हिंदी में अधिकतर काम में लिए जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर को देखिए विद्यार्थी, ह्रस्व स्वर के परिभाषा में अगर हम लिखे, ह्रस्व स्वर के बारे में हम बात करें तो ह्रस्व स्वर के बारे में अगर हम बात करें तो ह्रस्व स्वर क्या है? क्या है विद्यार्थी ह्रस्व? जब किसी वर्ण के उच्चारण में, सुनिए, है ना, जब किसी वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में एक मात्रा, है ना, एक मात्रा काल अर्थात कम समय लगे, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी वर्ण के उच्चारण काल में एक मात्रा का विद्यार्थियों क्या मतलब है? एक मात्रा का अर्थ है अर्थात कम समय, है ना, कम समय लगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसमें कम समय लगे विद्यार्थियों? किसमें कम समय लगना चाहिए? उच्चारण में। बोलिए किसमें? उच्चारण में लगने वाले समय में कम समय लगना चाहिए। ठीक है, जैसे ह्रस्व स्वर जो हमारे होते हैं विद्यार्थियों, है ना, वो कितने होते हैं? देखिए, हमारे जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं बोलिए? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? बोलिए विद्यार्थियों, 4 होती है ह्रस्व स्वरों की संख्या। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों बताइए? वो 4 देखिए, आपको 4 होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताता हूँ 4। देखिए, जो हमारा ठीक है, इसके बाद में हमारा ए के बाद में क्या जाएगा? ई के बाद में क्या जाएगा? ऊ, है ना, और फिर क्या जाएगा? ऊ के बाद में री। ये जो 4 है, जो 4 स्वर है विद्यार्थियों, ये 4 स्वरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, क्योंकि इसमें कम समय लग रहा है। बोलिए एक बार, अ, ई, उ, री, है ना, ऐसे बोलिए। ए, आ, ज्यादा समय लगा तो कम समय जिन स्वरों में लग रहा है वो कौन से स्वर कहलाएंगे? बोलिए ह्रस्व स्वर। चलिए, ह्रस्व स्वर से हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ह्रस्व स्वर से आगे बढ़कर हम चलते हैं दीर्घ स्वर में। कौन से स्वर में विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर की परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में विद्यार्थी, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, उच्चारण काल के समय में, है ना, क्या लगे? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, दुगुना, है ना, अधिक समय लगे, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। हो गया? आप लोग सब सुनिए कान से, है ना, कान खोल के सुनिए आप लोग मैं क्या कह रहा हूं, फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? देखिए, वर्ण के उच्चारण काल में, वर्ण के उच्चारण काल में क्या हो विद्यार्थियों? ह्रस्व स्वर से दुगुना, विद्यार्थियों कौन सा? दुगुना समय लगे, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? बोलिए, उसे दीर्घ स्वर
कहते हैं, इसे कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर जैसे कितना समय, ह्रस्व स्वर, ये जो ऊपर वाला स्वर है ना, इससे दुगुना समय लगना चाहिए, है ना, 2 गुना। ठीक है, जैसे इसमें हम लिख लेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों? इनकी संख्या होती है 7। बोलिए, सभी बोलिए। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या होती है? 4। कितनी होती है? 4। 7 और 4 कितने हो गए? 11। हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, तो जो है ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? बोलिए 7। अभी इन 7 की बात भी कर लेते हैं, कौन कौन से 7 होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इन 7 की हम बात करें तो इन 7 में कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, आ, दुगुना समय लग रहा है, आ, है ना। इसके बाद में, आ के बाद में ई के बाद में ऊ, है ना, ऊ के बाद में ए के बाद में आई के बाद में ओ के बाद में औ। ठीक है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। ये जो 7 आपके सामने जो स्वर दिखाई दे रहे हैं, इन स्वरों का नाम क्या है? बोलिए दीर्घ स्वर, है ना। ये जो आपके सामने 4 स्वर दिखाई दे रहे हैं, अ ई उ ई, इन स्वरों का नाम क्या है? बोलिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे अब अयोगवाह। अयोगवाह की बात कर लेते हैं। मैं 1 मिनट साइड में हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स बनाइए। अब आगे देखते हैं, है ना। देखिए, आपने ले लिया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी के साथ अयोगवाह की बात कर लेते हैं हम। ठीक है विद्यार्थियों, अयोगवाह स्वर में ही, स्वर जैसा दिखता है तो स्वर में ही बात कर ली जाए तो अच्छा होगा। वैसे ना तो वो स्वर होता है ना व्यंजन होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, है ना। तो देखिए, अयोगवाह की हम बात कर लेते हैं। अयोगवाह देखिए, अयोगवाह, अयोग वाह। ठीक है, अगर हम अयोगवाह की बात करें विद्यार्थियों, है ना, तो अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? बोलिए अयोगवाह, मैंने आपको बताया था कि अयोगवाह एक तो ये है, ठीक है, और एक कौन सा है? एक ये है। ठीक है, एक ये है। कितने अयोगवाह होते हैं? बोलिए विद्यार्थियों 2। इनकी संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया था। संख्या कितनी होती है? बोलिए विद्यार्थियों, संख्या होती है 2। ठीक है, देखिए, अयोगवाह किसे कहेंगे विद्यार्थियों? जिनका योग ना हो, जिनको ना तो स्वरों में गिनती की जाए, जिनकी ना तो व्यंजनों में गिनती की जाए। ना तो हम स्वर में उनको गिने, ना हम उनको व्यंजनों में गिने, यानी कि जिनको हम स्वर भी ना माने और जिनको हम क्या ना माने? व्यंजन भी ना माने। वैसे वैसे जो वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? अयोगवाह वर्ण, है ना विद्यार्थियों। तो आपको पता ही चल गया होगा, ना तो इसको हम स्वर में गिनती करेंगे, ना वर्ण मानेंगे, ना तो हम इसको व्यंजन मानेंगे, ना स्वर मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, क्रम से इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है क्रम से? देखिए, पहले ही देख लीजिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिनकी, ऐसे लिखिए, जिन वर्णों की गिनती, ऐसे लिखिए, जिन वर्णों की गिनती न तो स्वर में की जाए, ठीक है, और ना ही विद्यार्थियों, और न ही व्यंजन में। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? बोलिए, ऐसे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं।
ठीक है विद्यार्थियों, जिनकी गिनती ना तो स्वर में की जाए ना व्यंजन में की जाए, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? अयोगवाह कहलाएंगे। ये इसकी परिभाषा हो गई है। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, इसको क्रमशः क्या कहेंगे? देखिए, इनको क्रमशः क्या कहेंगे? इनको क्रमशः क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, क्रमशः इसको क्या कहेंगे? इसको तो क्या कहेंगे? अनुस्वार। आप लोग ध्यान रखिए विद्यार्थियों, है ना, कि इसको अनुस्वार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बोलिए? कोई भी वर्ण है उसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे बोलिए? अनुस्वार, है ना, एक बिंदी लगी हुई है। और इसको क्या कहेंगे? कोई भी जो वर्ण है उसके आगे दो बिंदी लगी हुई है साइड में, बगल में, तो उसको क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। क्रमशः इनको क्या कहेंगे? अनुस्वार और विसर्ग। क्या कहेंगे बोलिए? ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है तो अनुस्वार और विसर्ग। जैसे मैं बोलूं, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया बोलिए? क के ऊपर अनुस्वार लगाया सर आपने, है ना, तो ये क्या है बोलिए? अनुस्वार, है ना। आप बताइए, मैंने क्या लगाया है? विसर्ग लगाया है सर आपने। चलिए, बहुत अच्छा, है ना, तो ध्यान रखिए इनका, है ना। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए, अनुस्वार और एक और होता है, अनुस्वार का मिलता जुलता है एक और रूप होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, ठीक है। अनुनासिक भी ऐसा ही होता है। आप लोगों को ये दोनों कंफ्यूज करेंगे, है ना, तो ये यहीं पे साथ में मैंने लिख दिया अनुनासिक वर्ण। अब देखिए, इसकी हम बात कर लेते हैं, अनुस्वार की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, विद्यार्थी अनुस्वार की बात कर लेते हैं। अनुस्वार में क्या होता है विद्यार्थियों? जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु ओनली नाक से निकलती है ना। इसमें ऐसे लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकले, है ना, उसे क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। उन वर्णों को क्या कहेंगे? अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक, है ना, नाक को नासिका भी कह सकते हैं विद्यार्थी, है ना, नासिका, नाक या नासिका से, यहां पे लिख लीजिए केवल, है ना, केवल, यहां पे केवल नाक या नासिका से, है ना, बाहर निकलती है, उस वर्ण को क्या कहेंगे बोलिए विद्यार्थियों? अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, है ना, तो आपको पता चल गया। और ये किसी भी, और ये क्या होता है विद्यार्थियों? ये किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में आता है। अनुस्वार कैसे रूप में आता है बोलिए? किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में आएगा, है ना। बिंदी, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई है, जैसे ये क्या है, ये बोलिए विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था ये क्या है? वर्ण। अब इसके ऊपर ये आ गया तो अनुस्वार है, ये वर्ण है, इसके ऊपर आ गया बिंदी के रूप में, तो ये क्या है बोलिए? अनुस्वार है ना, अनुस्वार है। आपने देख लिया अनुस्वार। इसके बाद में आइए, हम अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में हम अनुनासिक की बात कर लेते हैं। यहीं पे अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण किसे कहेंगे विद्यार्थी? अनुनासिक की यहीं पे सामने कर लेते हैं हम बात। अनुनासिक वर्ण किसे कहेंगे? किसे कहेंगे अनुनासिक वर्ण? देखिए, यहाँ पे आपने क्या कहा था? केवल नाक से। आपके बाद जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक, केवल नाक से नहीं, नाक और मुख
दोनों से बाहर निकले, उस वर्णों को क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा, नाक व मुख दोनों से बाहर निकले, उस वर्ण को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उस वर्ण को क्या कहेंगे? उस वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहेंगे, है ना? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। समझ में आ गया, है ना? इन दोनों में क्या अंतर है विद्यार्थियों? इन दोनों में एक बारीक सा अंतर है कि अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, अनुनासिक में कैसे लिखेंगे आप? जो ये अनुनासिक है ना, ये किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे आएगा, चंद्र बिंदी लगाते हैं ना आप, उसके बाद में फिर बिंदी आएगी। जहां पे भी ये देखे आप, तो वो कौन सा वर्ण है बोलिए? वो कौन सा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। जहां पर चंद्र बिंदी ना लगी हो, बिंदी लगी हो, वो कौन सा है बोलिए? अनुनासिक है। जहां पर वर्ण के ऊपर बिंदी भी है और चांद के आकार का भी है, तो वो कौन सा वर्ण होगा? अनुनासिक वर्ण होगा। समझ में आया आपको? समझ में आया? जैसे देखिए, ये क्या है? ये कौन सा वर्ण है? अनुस्वार वर्ण है। ये अनुस्वार है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऐसे लगा दिया क, तो ये बोलिए कौन सा है? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण बन गया, ये बन गया क्या? और बोलिए, इसके बगल में मैंने यहां लगा दिया, तो ये क्या बन गया? विसर्ग। अब आप लोग कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज मत होना। एक बिंदी, अगर किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है तो अनुस्वार है, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी भी लगी हुई और चांद के आकार का भी है तो अनुनासिक है वो। इस शब्द को उच्चारण करने पे जो हवा है वो मुख से भी निकलेगी और कहां से निकलेगी? नाक से भी निकलेगी, ठीक है। इसमें केवल ओनली अनुस्वार का उच्चारण करने में केवल जो हवा है नाक के द्वारा बाहर निकलेगी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद में हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग है, विसर्ग को देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, विसर्ग, अगर हम विसर्ग की बात करें विद्यार्थियों, तो विसर्ग क्या है? विसर्ग किसी भी शब्द या किसी भी वर्ण के किसी भी शब्द का जब हम विभाजन करेंगे तो वर्ण निकलेगा, उस वर्ण के बाद में जो दो बिंदी लगेगी साइड में, है ना, वो क्या कहलाएगी? विसर्ग कहलाएगी, ठीक है। जैसे हम कह दें कि किसी भी वर्ण के अंत में लगने वाली दो बिंदी या, है ना, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसे विसर्ग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहते हैं। उस वर्ण को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने लिखा क, तो क के लास्ट में मैंने ये वर्ण है, इस वर्ण के लास्ट में मैंने ये दो बिंदु बना दी, तो ये क्या कहलाएगा बोलिए? ये क्या कहलाएगा? विसर्ग। क्या कहलाएगा? विसर्ग। विसर्ग हमेशा अवरोध का काम करता है। किसका काम करता है? अवरोध का। विसर्ग किसका कार्य करता है बोलिए? अवरोध का। अवरोध मतलब विद्यार्थियों, अवरोध मतलब होता है रुकावट, रुकावट,
रुकावट का काम करता है, ठीक है, अवरोध का काम करता है। चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये अभी वर्ण विचार खत्म नहीं हुआ है, आगे का पोर्शन आएगा व्यंजन का। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए ये यहीं तक ही। इसका अगला पार्ट आपके सामने और आ जाएगा। ये अभी स्वर मैंने करवाया, इसके बाद में व्यंजन करवाएंगे। पार्ट फर्स्ट ये हो जाएगा, पार्ट सेकंड में फिर एक और लेक्चर